से बेसिक आपका रिपीट करता हूँ, जो कि पहले रिपीट कर रखा हूँ उसको रिपीट करता हूँ कि किडनी का जो फंक्शन है, किडनी का जो एक फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, इसके बाद आपको फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बड़ा क्लियरली समझ में आने लगेगा। ऑस्मो रेगुलेशन, आइए, ये ऑस्मो रेगुलेशन के मदद से किडनी क्या करता है, आयरन के कंसंट्रेशन को होमियोस्टेसिस में रखता है, होमियोस्टेसिस में रखता है, यानी आपके आयरन के कंसंट्रेशन को होमियोस्टेसिस में रखता है। अब ध्यान से सुनिएगा, होमियोस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, होमियोस्टेसिस मेंटेन कर रहा है किस प्रोसेस के द्वारा, तो ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा। क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी वे में आपको बता दिया जाएगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो किडनी का फंक्शन जो हो गया वो ऑस्मो रेगुलेशन को मदद करना। ये जो ऑस्मो है ये तो यूनिट है, ये तो आप जानते हो, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। तो कंसंट्रेशन का जब ये यूनिट है तो कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है N/V, यानी किसी भी सॉल्यूशन का यदि आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, यानी कितना मोल सॉल्यूट है, उसको ऊपर में रख दीजिए और नीचे में आप वॉल्यूम रख दीजिए। क्लियर हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम या सॉल्वेंट का वॉल्यूम रख सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये कंसंट्रेशन इक्वल टू N/V होगा। N जो होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, ये किसका, तो सॉल्यूट का, और नीचे क्या है तो वॉल्यूम, ये मोल है सॉल्यूट का। यहां पे है कि आपका सॉल्यूट का मोल ले लीजिए कि कितना मोल सॉल्यूट है, और ये भी क्या है तो वॉल्यूम। क्लियर हो गया, तो यहां पे आप क्या करते हैं कि कोई भी चीज का कंसंट्रेशन आप निकालोगे तो सॉल्यूट कितना मोल लिए हो और कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, उससे डिवाइड कर देते हो। क्लियर हो गया, तो आपका कंसंट्रेशन आ जाता है। और कोई भी सॉल्यूशन यदि तुम बनाओगे तो उसमें दो ही चीज होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये पहले भी बता रखा हूं लेकिन फिर से बता दे रहा हूं ताकि यहाँ पे हमको यूज करने में दिक्कत नहीं हो। तो N रिप्रेजेंट कर रहा है मोल को, और वो मोल किसका, तो सॉल्यूट का, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम का, जो कि सॉल्यूशन का जितना वॉल्यूम है उससे डिवाइड करते हो, या सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हो। क्लियर, तो चूंकि हमारे बायोलॉजी में यूज करना है तो हम लोग मोल से ही समझ जाएंगे, लेकिन यदि मोल नहीं आपको पकड़ में आ रहा है तो आप ग्राम रख करके भी मोटा मोटी हम लोग को समझने के लायक हो जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अभी हम लोग बात करेंगे इसमें। अब क्या हो गया, ये जो किडनी है ये ऑस्मो रेगुलेशन के मदद से होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है। होमियो का मतलब होता है सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेज या अवस्था, स्टेज या अवस्था, यानी सेम स्टेज को या सेम अवस्था को मेंटेन करके रखता है। सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि आपके बॉडी में यदि सोडियम Na+, सपोज दैट बोल रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं दे रहा हूं, या आप ग्लूकोज का बात कर लीजिए, ग्लूकोज का ही बात कर लीजिए। ग्लूकोज आपके ब्लड में 100 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए, 100 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। अब ये हमेशा होना चाहिए कि 100 मिलीग्राम पर 100 ml आपके ब्लड में ग्लूकोज हो। यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो किडनी क्या करेगा कि उस बढ़े हुए ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू पास करवा देगा, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 100 मिलीग्राम पर 100 ml मेंटेन रह सके, यानी होमियोस्टेसिस में रह सके। फिर से बोल रहा हूं, होमियोस्टेसिस का मतलब हो गया कि सेम स्टेज को मेंटेन करके रखना, उसमें ना बढ़ने देना है ना घटने देना है, जितना है उतना को मेंटेन करके रखना है। तो आप सुनते हो जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है,
तो जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा तो किडनी उसके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, ग्लूकोज को यूरिन से पास करवा देता है। तो जब यूरिन से ग्लूकोज पास होने लगेगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कोशिश किया जा रहा है किस स्टेज में रखने का, तो होम्योस्टेसिस में रखने का। आयरन के केस में भी यही बात होती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन करके किडनी होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। आयरन को आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो, और वाटर का मेनली, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का मेनली ये होम्योस्टेसिस करता है, तो दिक्कत नहीं है। अब आइए बात को हम लोग आगे ले आते हैं। किडनी की सबसे बड़ी खासियत है, यदि आप वाटर का इनटेक ज्यादा करोगे तो यूरिन में ज्यादा वाटर आ जाएगा, यूरिन में वाटर मोर हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अभी। यदि आप क्या करते हो कि वाटर इनटेक यानी पानी ज्यादा पीते हो तो यूरिन से ज्यादा वाटर निकल जाएगा। इसलिए यूरिन से ज्यादा वाटर निकल जाएगा क्योंकि किडनी क्या करेगा, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहेगा। क्या मेंटेन करना है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, यानी ब्लड में जितना वाटर चाहिए उतना ही वाटर चाहिए। आपने उससे ज्यादा वाटर ले रखा है और ब्लड में यदि वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो किडनी क्या करेगा, उस वाटर को यूरिन से पास कर देगा। यानी आप ज्यादा पानी पिए तो ज्यादा पानी यूरिन से पास होगी, ताकि जितना बॉडी को वाटर चाहिए उतना वाटर रहे और बाकी जो एक्सेस वाटर वो बाहर निकल गया। क्लियर हो गया। यदि आप कम वाटर इनटेक करोगे, यहां पे मोर वाटर इनटेक तुम किए थे, ये सिंबल ऊपर है, तो मोर वाटर इनटेक किए थे, तो यूरिन से मोर वाटर ये सिंबल कर दिया, मोर वाटर पास कर गया, पासेस। आपने ज्यादा वाटर इनटेक किया तो ज्यादा वाटर यूरिन से पास कर गया। आप यदि कम वाटर इनटेक करोगे तो यूरिन से कम वाटर आपका क्या होगा, पास करेगा। कोई डाउट है? तो इसका मतलब ये ध्यान से सुनिए, ये काम किडनी कर क्यों रहा है? तो किडनी ये वाटर, यदि आप ज्यादा पी रहे तो ज्यादा वाटर यूरिन से पास हो रहा है, यदि आप कम वाटर पी रहे तो यूरिन से कम वाटर पास हो रहा है। ये किडनी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो क्या मेंटेन करना चाह रहा है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाह रहा है। यानी बॉडी में जो कंडीशन पहले से है, जो ऑप्टिमम कंडीशन है, वही मेंटेन रहे। ऑप्टिमम कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए किडनी इस तरह से फ्लेक्सिबल। अब यदि इसी को फिर से बोले, यदि मोर साल्ट, ये मोर को ऐसे दिखा रहे हैं, ये जो ऊपर एरो कर दिया चला हो गया मोर। यदि आप मोर साल्ट इनटेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इनटेक करते हैं तो यूरिन से मोर साल्ट रिलीज होने लगेगा। यूरिन से क्या होगा, मोर साल्ट पास होने लगेगा, पासेस फ्रॉम यूरिन। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि आप यदि साल्ट ज्यादा ले लिए, जितना कि बॉडी का ऑप्टिमम था उससे ज्यादा यदि आपके बॉडी में साल्ट आ गया, तो किडनी क्या किया, उस एक्सेस साल्ट को यूरिन से क्या कर दिया, पास कर दिया। तो यूरिन में साल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अभी फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे। और यदि आप लेस साल्ट लेते हो, लेस साल्ट का इनटेक करते हो, तो यूरिन से क्या होगा कि लेस साल्ट पास होगा, लेस साल्ट पासेस फ्रॉम यूरिन। क्लियर हो गया? तो किडनी आखिर ये काम क्यों कर रहा है? तो किडनी ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो क्या मेंटेन करना चाह रहा है, होम्योस्टेसिस। यानी बॉडी का जो ऑप्टिमम कंडीशन है, वाटर के लिए, आयंस के लिए या अदर कोई न्यूट्रिएंट्स के लिए, उसको मेंटेन कर सके, उसको उसी ऑप्टिमम कंडीशन पे रख सके, इसलिए करके किडनी क्या करता है, तो फ्लेक्सिबल होता है। यदि आप ज्यादा वाटर पी लोगे तो यूरिन से ज्यादा वाटर पास होगा, यदि लेस वाटर पियोगे तो लेस वाटर यूरिन से पास होगा, यदि ज्यादा साल्ट ले लोगे तो ज्यादा साल्ट यूरिन से पास होगा, और यदि लेस साल्ट लोगे तो लेस साल्ट यूरिन से पास होगा। कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आइए इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखिएगा, तो इस फार्मूला को जो हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यदि आप बात कर रहे हो कि कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम होता है,
मोल बाय वॉल्यूम होता है, मोल बाय वॉल्यूम होता है। तो यदि यूरिन में ज्यादा वाटर हो गया तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूरिन का कंसंट्रेशन घट गया होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन और एन दोनों ऊपर में यानी मोल, तो इसका मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो गया, एन मोल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वॉल्यूम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया वॉल्यूम। तो इसका मतलब हो गया कि यदि यूरिन में वाटर, और वाटर इज द सॉल्वेंट, यदि यूरिन में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ये इसका मतलब हो गया कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम यदि वाटर का बढ़ गया यानी सॉल्वेंट का बढ़ गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी आप जब ज्यादा वाटर लोगे तो यूरिन क्या होगा, लेस कंसंट्रेटेड होगा। क्यों, क्योंकि यदि वाटर ज्यादा लोगे तो ज्यादा वाटर यूरिन से पास करेगा, और यूरिन में जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट का यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यूरिन जो हो जाएगा वो लेस कंसंट्रेटेड हो जाएगा, लेस कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो एकदम थोड़ा सा क्लियर करिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं। अभी इसी पे मैकेनिज्म हम लोग लगाएंगे, पूरी मैकेनिज्म मेरी इसी पे बेस्ड होगी। ये यदि समझ में आ गया तो पूरा मैकेनिज्म सही है। अब बोले कि आप लेस वाटर इनटेक कर रहे हो तो यूरिन से क्या हो रहा है कि लेस वाटर पास हो रहा है, और यूरिन से यदि लेस वाटर पास कर रहा है तो यानी वाटर का वॉल्यूम कम हो गया, तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली है। तो यदि वॉल्यूम कम है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा, तो यूरिन मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सेकेंड केस आपका है इसमें यूरिन मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन क्या हो जाएगा, मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। क्यों भाई? तो क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट वाटर है उसका कंसंट्रेशन, उसका वॉल्यूम क्या है, कम। तो उसका वॉल्यूम यदि कम होगा तो वॉल्यूम और कंसंट्रेशन क्या है, इनवर्सली है। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन क्या है, इनवर्सली है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हम सॉल्वेंट के वॉल्यूम को कम कर दिए तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, और यदि सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ज्यादा कर देंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। कोई डाउट नहीं है? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि मोर वाटर इनटेक करोगे तो यूरिन से मोर वाटर पास होगा, और यदि मोर वाटर पास होगा इसका मतलब क्या हो गया, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया। तो यूरिन का वॉल्यूम यदि बढ़ गया तो यूरिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। कोई डाउट? और अब हम आपको ये दिखाने वाले हैं इसके बाद कि ये सारा मैकेनिज्म होता कैसे है, ये सारे मैकेनिज्म ऑपरेट कैसे होता है, इसको एकदम थोड़ा सा फिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप एकदम क्लियर कीजिए कि कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम होता है। ये जो मोल होता है वो सॉल्यूट का होता है, ये जो वॉल्यूम होता है वो सॉल्वेंट का होता है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है वो आपका वाटर ही है। वो क्या है, वाटर। और किडनी बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, यदि आप सॉल्यूट ज्यादा लीजिएगा तो यूरिन से ज्यादा सॉल्यूट पास हो जाएगा, वाटर ज्यादा लोगे तो वाटर ज्यादा पास हो जाएगा। ताकि ये ऐसा क्यों करता है, किडनी ऐसा करता क्यों, क्योंकि वो चाहता क्या है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करें, यानी बॉडी के अंदर उस इलेक्ट्रोलाइट का जो ऑप्टिमम कंडीशन है या वाटर का जो ऑप्टिमम कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखा जाए, उसमें किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए करके वो इस तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आइए हम लोग आगे चलते हैं, अब इसी को यूज करेंगे हम लोग आगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास में पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कि मोर वाटर इनटेक करे तो यूरिन में मोर वाटर पास हो रहा है, और इसके कारण यूरिन क्या हो गया, लेस कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेटेड हो। यदि लेस वाटर इनटेक कर रहे हैं तो यूरिन से लेस वाटर पास हो रहा है, यहाँ पे यूरिन मोर कंसंट्रेटेड हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका है इक्वल टू n/v, इसी को बैठाना है। और सबसे ज्यादा दिमाग में रखना, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, यानी होम्यो मतलब होता है सेम, स्टेटिस मतलब होता है स्टेज या अवस्था हिंदी में बोलते हैं। तो सेम अवस्था को, ऑप्टिमम जो कंडीशन है उसी को किडनी मेंटेन करवाता है, चाहे आयन के मामले में हो चाहे वाटर के मामले में। क्लियर हो गया? आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि इस तरीके का मेंटेनेंस कैसे होता है और क्यों होता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है हमारे पास में। आइए कैसे होता है, सबसे बड़ी बात। आइए, तो सबसे बड़ा एक आपका पॉइंट है कि जो हम आपको पढ़ा रखे थे कि एक नेफ्रॉन का नाम था जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। मैं ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, वीडियो आपके पास में है, उसको एक बार पीछे प्ले करके आप देख लीजिएगा कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो आपका था उसमें एक एपरेटस था जिसका नाम था जेजी एपरेटस। क्लियर हो गया?
अब यहां पे हम लोग आते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन जो है, यानी आप जो आयन के या वाटर के कंसंट्रेशन को जो रेगुलेट करते हो, वो रेगुलेट दो तरीके से होता है। ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे दो तरीके से होता है। तो पहले तरीके दो हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन जो हम लोग करते हैं वो फीडबैक मैकेनिज्म से करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक में, और ये जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना, ये फीडबैक मैकेनिज्म दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नाम से ही पता चला, पॉजिटिव मतलब चीजों को बढ़ा देगा और नेगेटिव मतलब चीजों को घटा देगा। क्लियर हो गया? तो फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो यदि आप बोलोगे कि जो किडनी ऑस्मो रेगुलेशन करता है वो किस मैकेनिज्म से करता है, तो फीडबैक मैकेनिज्म से करता है। और वो फीडबैक मैकेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यदि पॉजिटिव करेगा तो चीज को क्या करेगा? बढ़ा देगा, और यदि नेगेटिव करेगा तो चीजों को क्या कर देगा? घटा देगा। हम दोनों मैकेनिज्म को यहाँ पे देखेंगे। अब आइए, आपको जो किडनी में नेफ्रॉन पढ़ा रहे थे, तो वहां पे एक नेफ्रॉन का नाम था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, मेडुलरी नेफ्रॉन। ध्यान से देखिएगा। तो ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन था, इसके पास में जेजीए एपरेटस था, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। और ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस था, इसमें तीन टाइप के सेल थे। जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो था वो तीन टाइप के सेल से मिल करके बना हुआ था। एक सेल जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है, तो क्या नाम है इसका? तो जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। यहाँ पे उसी के नाम पे ये एपरेटस का नाम है। मतलब जो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल है, इसी सेल के नाम के बेसिस पे इस एपरेटस का नाम है। मतलब इसका डोमिनेंसी आप देख सकते हो कि ये कितना डोमिनेंट है। तीन टाइप के सेल है, लेकिन इस सेल के बेसिस पे इसका नाम है, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल के बेसिस पे इसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। क्लियर हो गया? और दूसरा सेल था मैकुला डेंसा, जो डीसीटी के सेल का मॉडिफिकेशन था, मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा, और सब लिखा हुआ उधर। और ये लेसिस सेल। हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि तीन टाइप के सेल से मिलकर जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस बना है, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल के बेसिस पे। इसका मतलब इस सेल का डोमिनेंसी इस तीनों में सबसे ज्यादा है, इसके एपरेटस का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। एनी डाउट? अब क्या होगा कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस जो एपरेटस है, उसमें जो जेजी सेल है वो कैसे काम करेगा? क्लियर हो गया? अभी आइए, एक और आपको चीज पढ़ाए थे, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। एकदम क्लियर करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। अभी आपको जेजी एपरेटस के विषय में पढ़ाया था, उसको लेकिन लाके रिपीट कर दिया, और मेरे को इस सेल से अभी लेना देना है, जेजी सेल से। आपको एक पढ़ाया था एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता था? तो ब्लड को किडनी के पास या नेफ्रॉन के पास लेकर के आता। आप किडनी भी बोल सकते हो, नेफ्रॉन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को नेफ्रॉन के पास लेकर के आ रहा था, या बोल सकते हो बाउमेंस कैप्सूल के पास लेकर के आ रहा था। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि एफरेंट आर्टेरियोल जो होगा वो ब्लड को लेकर के आ रहा था कहां पे? तो किडनी के पास या नेफ्रॉन के पास। क्लियर हो गया? तो ये ब्लड कैरी कर रहा था। क्लियर? तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड कैरी कर रहा था किडनी के तरफ या नेफ्रॉन के तरफ, तो ये जो ब्लड कैरी कर रहा था, तो ये एफरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड कैरी हो रहा था, तो इसके कारण इस एफरेंट आर्टेरियोल में प्रेशर लग रहा, क्योंकि यदि प्रेशर नहीं होगा तो उससे ब्लड कैरी नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो यदि एफरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड कैरी हो रहा था, तो वो यदि ब्लड कैरी कम हो, ब्लड कैरी क्या हो? कम हो, तो वहां पे क्या होगा? यदि ब्लड कैरी लेस हो जाए, तो एफरेंट लेस हो जाएगा, तो एफरेंट आर्टेरियोल में प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? यदि एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड कैरी क्या हो जाए? लेस हो जाए, जो किडनी की तरफ ब्लड आ रहा था वो कम आने लगे। तो वो यदि ब्लड आना कम हो जाएगा, तो एफरेंट आर्टेरियोल में क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा।
प्रेशर डिक्रीजेस। क्लियर हो गया। अब आप ये देखिए, ध्यान से देखिए कि ये यदि एक ट्यूब है और इस ट्यूब में ये मान लीजिए कि यदि 1 लीटर का ट्यूब, छोड़िए आपने देखे ट्यूब तो बोतल का ही बात करते हैं कि ये 1 लीटर का बोतल है। क्लियर। अब इस 1 लीटर का बोतल है और यदि हम लोग यहाँ पे 1 लीटर यदि वाटर भर दे तो यहाँ पे प्रेशर इस बोतल पे सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। और यदि इसी 1 लीटर के बोतल में यदि हम लोग 800 ml वाटर को यदि हम लोग भरे तो इसका मतलब हो गया कि इस बोतल पे प्रेशर कम लगेगा और इस बोतल पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर का मतलब 1000 ml वाटर भरा हुआ है, तो बोतल के वाल पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। और यहाँ पे 800 ml, उसी 1 लीटर के बोतल में 800 ml वाटर भरा हुआ है, तो उस बोतल पे प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर हो गया। वही बात यहाँ पे है कि ये जो एफरेंट आर्टियोल यदि कम ब्लड कैरी करेगा तो एफरेंट आर्टियोल पे प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। ज्यादा कैरी करेगा तो ज्यादा लगेगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ब्लड कैरी यहाँ पे कम कर रहा है, और ब्लड कैरी यदि कम कर रहा है, कम ब्लड को लेकर के आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे क्या हो जाएगा कि यदि ब्लड कैरी लेस कर रहा है तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अब किडनी का काम होगा कि एफरेंट आर्टियोल जो ब्लड कैरी कम कर रहा है जिसके कारण प्रेशर डिक्रीज कर गया, इस प्रेशर को अब किडनी एम लेगा कि इसको इंक्रीज करवा दिया जाए। नहीं समझ में आया। यानी जो ब्लड प्रेशर कम हो गया क्योंकि वो होम्योस्टेटिस मेंटेन करना चाहता है। क्या मेंटेन करना चाहता है, होम्योस्टेटिस। और होम्योस्टेटिस मेंटेन करना है तो अभी आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो वो चाहेगा कि इसको बढ़ा करके ऑप्टिमम पे लेके चले जाए, क्योंकि किडनी ऑस्मो रेगुलेशन की मदद से होम्योस्टेटिस मेंटेन करता है, यानी प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। किडनी किसको कंट्रोल करता है, प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। यदि प्रेशर कम होने लगेगा ब्लड का प्रेशर तो उसको बढ़ा करके नॉर्मल करेगा, और यदि ज्यादा होने लगेगा तो घटा करके, तो यदि बढ़ा करके करेगा तो पॉजिटिव फीडबैक डालेगा और घटा करके करेगा तो नेगेटिव फीडबैक डालेगा। तो यानी किडनी का एक फंक्शन ये भी है कि प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि यदि अभी कम ब्लड कैरी करने के कारण ब्लड कैरी यदि लेस है, उसके कारण प्रेशर यदि घटा है, तो किडनी अटेम्प्ट लेगा कि उस प्रेशर को बढ़ा करके नॉर्मल कर दिया जाए, जिसके कारण क्या मेंटेन हो जाए, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाए। इससे ऑस्मो रेगुलेशन के कारण होम्योस्टेसिस आ रहा था, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाए, इसके लिए किडनी अब क्या करेगा कि अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगाना शुरू करेगा। कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगाना शुरू करेगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और नॉर्मल तक पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। आगे बढ़े हल्का सा। अब आइए हम लोग का मैकेनिज्म शुरू होगा कि किडनी कैसे पॉजिटिव फीडबैक लगा करके ये घटे हुए प्रेशर को, ये जो प्रेशर आपका डिक्रीज है, इसको इंक्रीज करवा देगा। क्लियर हो गया। आइए, तो सबसे पहला बात होगा, ध्यान से देखिएगा, एफरेंट आर्टियोल में, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। एफरेंट आर्टियोल में जैसे ब्लड कैरी कम हुआ, एफरेंट आर्टियोल में ब्लड कैरी कम हुआ, या बोल सकते हो कि ब्लड प्रेशर कम हो गया। यदि ब्लड कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो एफरेंट आर्टियोल में जैसे ब्लड प्रेशर कम हुआ, या वहां पे ब्लड कैरी कम हुआ, या बोल सकते हो कि विस्कोसिटी बढ़ गया, ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ गया। तो विस्कोसिटी यदि बढ़ गया तो विस्कोसिटी के बढ़ने के कारण भी विस्कोसिटी इंक्रीज कर गया, तो इस या तो ब्लड कैरी आपका क्या हो जाए, कम हो जाए, या ब्लड प्रेशर कम हो जाए, या ब्लड का विस्कोसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। तो ये विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाए, या ब्लड प्रेशर घट जाए, या ब्लड कैरी जो है वो घट जाए, तो इस तीनों कंडीशन में क्या होगा कि किडनी का जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। यानी ये जो कंडीशन है ये एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट कर दिया किसको, जेजी सेल को। नहीं समझ में आया। यानी इसका मतलब हो गया कि यदि एफरेंट आर्टियोल में ब्लड कैरी कम है, ब्लड प्रेशर कम है, विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जेजी सेल को एक्टिवेट कर देगा। कोई डाउट,
और एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना है। एक्टिवेट यदि जेजी सेल को एक्टिवेट करेगा तो वहां से निकलेगा रेनिन, एक एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन। क्लियर हो गया। नीट आपके स्पेलिंग को भी चेक करता है। एक रेनिन मैं आपको पढ़ाया था कहां पे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्लियर हो गया, स्टोमक से निकल रहा था, वहां पे रेनिन का स्पेलिंग था RENNIN, डबल NIN। यहां पे रेनिन का स्पेलिंग REN, सिंगल N, डबल N नहीं। इसी जगह पे यदि आप गलती से भी डबल N कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा स्टोमक का एंजाइम। लेकिन ये जो रेनिन है, ये रेनिन किडनी से निकल रहा है, RENNIN, रेनिन। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, तो ये रेनिन तब निकलेगा, ये रेनिन तब निकलेगा जब एफरेंट आर्टियोल का ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए और विस्कोसिटी ज्यादा हो जाए। क्लियर हो गया। तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाए, तो विस्कोसिटी इसलिए भी ज्यादा होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ब्लड में, आप जब ब्लड की बात कर रहे थे, तो ब्लड में दो चीजें से ये मिलकर बना हुआ, फिर से मैं आपको पीछे लेके चल रहा हूं। एक है फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा था प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या था कि मैक्सिमम परसेंटेज जो था वो वाटर का था। मैक्सिमम परसेंट यानी सबसे ज्यादा कौन था, वाटर। यदि आप वाटर को कम करोगे तो ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि विस्कोसिटी कैसे बढ़ जाएगा, जैसे जिलेबी उलेबी के लिए जब हम लोग चाशनी बनाते हैं तो क्या करेंगे कि पानी ले लिए, चीनी उसमें घोले, उसके बाद उसको गर्म करते चले जाएंगे, गर्म करते चले जाएंगे तो पानी उठता चला जाएगा और उस जो चीनी का जो है वो जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोई डाउट, क्लियर हो गया। उस तरीके से क्या होगा कि यदि ब्लड का विस्कोसिटी आप बोल रहे हो कि बढ़ा हुआ है, इसका मतलब उससे वाटर का लॉस हो रखा है, यानी उस ब्लड से वाटर निकल गया है, वाटर की लॉस हो गई है, इसलिए करके ब्लड का विस्कोसिटी क्या है, बढ़ा हुआ। किसी भी जगह पे विस्कोसिटी यदि बढ़ा है तो वहां से वाटर का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। वाटर कम है इसलिए कि विस्कोसिटी ज्यादा है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे क्या हो गया कि इस कंडीशन के कारण हमारा जेजी सेल एक्टिवेट हो गया और निकाला रेनिन। क्लियर हो गया। अब ये रेनिन जो है एक मैकेनिज्म चला देगा, जिस मैकेनिज्म का नाम है रास मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, रास। रेनिन जैसे आएगा, ये आर से रेनिन हो गया, सिंगल एन की डबल एन, सिंगल एन। ए से हो गया एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन, और ए से हो गया एल्डोस्टेरोन, एस से हो गया सिस्टम। यानी रास चलाना शुरू कर देगा। यानी रेनिन जैसे ही आया कि रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, और रास सिस्टम यदि एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये जम्प्योर हो जाएगा कि ये जो घटा हुआ ब्लड प्रेशर है ये बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी जो बढ़ा हुआ है वो घट जाएगा, और ये जो ब्लड कैरी आपका जो लेस हो रहा है वो मोर हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो रास मैकेनिज्म है, तो इसमें से आपको ये एकदम क्लियर रखना होगा कि रास में हो गया आर से रेनिन, ए से एंजियोटेंसिन, ए से एल्डोस्टेरोन और एस से सिस्टम। क्लियर हो गया। अब ये रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन ध्यान से देखिएगा क्या करेगा, कैसे करेगा, इसको हम लोग बात करते हैं। चलिए, ये रेनिन तक तो हम लोग यहाँ पे आप देख लिए हैं। अब ये पूरे बोर्ड की जरूरत हमको पड़ेगी। ये हट गया, हम तो यहाँ पे आपका जो भी स्क्रीनशॉट लेना है या जो भी लेना आप ले सकते हो। अब हमको पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो इस लेकर के मैं ये आप यहाँ पे दिमाग में रखेंगे कि कैसे हुआ। बस यहाँ पे यही समझाया कि एफरेंट आर्टियोल का ब्लड कैरिंग कैपेसिटी घट जाए या ब्लड प्रेशर घट जाए या विस्कोसिटी बढ़ जाए तो आपका क्या होगा, ये कंडीशन जेजी सेल को एक्टिवेट कर देगा और रेनिन निकालेगा। और रेनिन के बाद का मैकेनिज्म हम लोग इस पूरे बोर्ड पे देखेंगे एक साथ। कोई डाउट नहीं है। आइए अब यहाँ पे आप लोग अभी पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक
मैकेनिज्म। और ये जो फीडबैक होगा ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। यदि पॉजिटिव फीडबैक होगा तो वो चीज बढ़ जाएगा, और नेगेटिव फीडबैक होगा तो किसी चीज को कम करना होगा तो नेगेटिव फीडबैक लगाना है, और किसी चीज को यदि बढ़ाना है तो पॉजिटिव फीडबैक करना है। यदि पढ़ाई ज्यादा करना है तो पॉजिटिव फीडबैक डालना पड़ेगा, और पढ़ाई को कम करवाना है तो नेगेटिव फीडबैक। यानी पॉजिटिव से वो चीजें बढ़ जाएगी और नेगेटिव से चीजें घट जाएगी। क्लियर हो गया? ये फीडबैक मैकेनिज्म लगाना। तो आइए अब यहां से हम लोग ये जो फीडबैक मैकेनिज्म लगाएंगे तो ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले मेरे को एक जेजीए एपरेटस चाहिए। कौन सा एपरेटस? जेजीए एपरेटस, जो कि किडनी पे फीडबैक मैकेनिज्म लगाएगा। क्लियर? जेजीए एपरेटस मैं आपको पढ़ा रखा हूं कि वो बना कैसे है, तो ध्यान से देखिएगा। जेजीए एपरेटस जो बना होगा तो इसमें एक आपका बॉमेंस कैप्सूल है, और इस ये जो बॉमेंस कैप्सूल आपका था, ये जो बॉमेंस कैप्सूल आपका था, इस बॉमेंस कैप्सूल में आपका क्या था? एफरेंट आर्टियोल था। और इस एफरेंट आर्टियोल जब ब्रांचिंग किया था तो इस ब्रांचिंग के बाद ये पढ़ा दिए, रिपीट एक बार कर रहे हैं, हल्का सा रिपीट कर रहे हैं। ये एफरेंट आर्टियोल ब्रांचिंग किया तो ये हो गया ग्लोमेरुलस, और इधर से ये निकला इफरेंट आर्टियोल। तो ये पढ़ा दिए, इसलिए हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया इफरेंट आर्टियोल, ई कर दिया, मतलब इफरेंट आर्टियोल पढ़ा दिया हूं पहले, इसलिए आप वहां पे देखिएगा। तो शॉर्ट में केवल लिख रहा हूं कि ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। और ये हो गया एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल मैं पढ़ा दिया हूं, इसलिए करके ये ए कर दिया। ए का मतलब हो गया एफरेंट, ए का मतलब आर्टियोल। यहां देखो डायमीटर ज्यादा है, इधर डायमीटर क्या कम है। अब ये एफरेंट आर्टियोल के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा डीसीटी। ये मैं पढ़ा दिया हूं, इसलिए करके शॉर्ट में केवल लिख करके आपको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये जो डीसीटी है, तो ये डीसीटी का सेल, डीसीटी और ये एफरेंट आर्टियोल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा, नजदीक आएगा, और मॉडिफिकेशन उसमें होगा। तो डीसीटी का सेल में मॉडिफिकेशन होगा तो ये इसके सेल मॉडिफाइड करके मेकुला डेंसा बनाएगा, मेकुला डेंसा। तो ये जो मेकुला पढ़ा दिया हूं, इसलिए करके शॉर्ट में लिखना है, लेकिन ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। तो डीसीटी का डी से पकड़ लेना, डेंसा। क्लियर हो गया? और इधर जो एफरेंट आर्टियोल है, इसके सेल मॉडिफाइड होकर के जेजी सेल बनाएंगे, जेजी सेल। ये जो एफरेंट आर्टियोल है, इसका सेल मॉडिफाइड होकर के जेजी सेल। तो ये जो जेजी सेल हुआ तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, तो एफरेंट आर्टियोल ही मॉडिफाइड होकर के ग्लोमेरुलस बनाया था, इसलिए करके एफरेंट आर्टियोल का सेल जो मॉडिफाइड हुआ तो उसको जेजी सेल बोले, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टा ग्लोमेरुलर से कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये मिलेगा। और ग्लोमेरुलर इसलिए क्योंकि एफरेंट आर्टियोल ही ब्रांच करता है तो ग्लोमेरुलस बनाता है, इसलिए कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और बीच में हो जाएगा आपका लेसिस सेल, लेसिस सेल। तो ये आपके तीन टाइप के सेल हो गए, एक सेल हो गया जेजी सेल, एक हो गया लेसिस सेल, और एक हो गया मेकुला डेंसा। और ये जो तीन सेल आपका मिला, ये तीन सेल जो आपका मिला, ये तीनों सेल मिला करके एपरेटस का नाम हो गया जेजीए एपरेटस। आपको पढ़ा रखा हूं, इसलिए करके हमको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जेजी एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। अब आइएगा मैकेनिज्म। तो ये डीसीटी इधर से मिटा रहा हूं, ये क्लियर करिएगा ताकि साफ हो जाए। डीसीटी यहां से मिटा दिया, इधर से आपका लेसिस सेल की भी जरूरत हमको नहीं है, और मेकुला डेंसा की भी जरूरत नहीं थी। ये समझा करके यहां से हमने क्या कर दिया, इसको मिटा दिया। अब हमारा जरूरत है जेजी एपरेटस के जेजी सेल से। क्लियर हो गया? अब सुनना, ये एफरेंट आर्टियोल में यदि ब्लड का फ्लो स्लो हो या एफरेंट आर्टियोल में ब्लड का प्रेशर कम हो या विस्कोसिटी ज्यादा हो, तो आपका जेजी सेल एक्टिव हो जाएगा और वो बनाने लगेगा क्या, रेनिन। तो आइए या तो इसको भी मिटा दिया, चलिए इसको भी मिटाया। अब ये जो जेजी एपरेटस में जो जेजी सेल है, ये एक्टिवेट कब होगा, तो एफरेंट आर्टियोल में ब्लड प्रेशर कम हो या ब्लड का विस्कोसिटी ज्यादा हो, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड ज्यादा हो, विस्कोसिटी जो ब्लड का हो वो ज्यादा हो, विस्कोसिटी ब्लड का जो ज्यादा हो। तो ब्लड का विस्कोसिटी ज्यादा कब होगा, जब ब्लड में वाटर कम होगा। ब्लड में वाटर कम होगा तो ब्लड का जो विस्कोसिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ब्लड ये है एफरेंट आर्टियोल, लिख ही दे रहा हूं,
ये आपका एफरेंट आर्टियोल हो गया, एफरेंट आर्टियोल जो कि ब्लड को लेकर के आएगा, एफरेंट आर्टियोल। तो एफरेंट आर्टियोल में आपका एफरेंट आर्टियोल में ब्लड प्रेशर कम हो, विस्कोसिटी जो ब्लड का हो वो ज्यादा हो, और आप बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ ब्लड स्लो हो, फ्लो ऑफ ब्लड स्लो हो। तो ये वही बात हो गई कि ये विस्कोसिटी यदि ज्यादा होगा तो फ्लो ऑफ दी ब्लड होगा वो तो स्लो होगा ही, यानी ब्लड स्लोली मूव करेगा। तो ये कंडीशन यदि एफरेंट आर्टियोल में आता है तो उसी एफरेंट आर्टियोल में मॉडिफाइड होकर के एफरेंट आर्टियोल का सेल जेजी सेल बनाया हो। तो जेजी सेल इस कंडीशन को क्या करता है, ये जो कंडीशन है एफरेंट आर्टियोल का, इस कंडीशन को वो क्या करता है कि रीड कर लेता है, उस कंडीशन को सेंस कर लिया, पता लगा लिया, सेंस कर लिया, और सेंस करके इस चीजों को क्या करेगा, उल्टा करवा देगा, यानी ब्लड प्रेशर हाई करा देगा, विस्कोसिटी कम करा देगा, और ब्लड का जो फ्लो है वो फास्ट करवा देगा। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक जेजी सेल इस चीजों को सेंस ना कर ले। और जेजी सेल मिलेगा कहां, तो जेजी सेल मिलेगा जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस में। ये भी मैं आपको बता रखा हूं कि जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस का फॉर्मेशन होता कैसे है, क्लियर। तो मैं बोला कि ये जेजी सेल सेंस कर लेगा किसको, तो ब्लड प्रेशर लो को, विस्कोसिटी हाई को, और ब्लड आपका फ्लो ऑफ द ब्लड स्लो को सेंस करके अब ये जेजी सेल जो है, ये जो जेजी सेल है, ये जेजी सेल सिक्रीट करेगा। अब मैकेनिज्म शुरू हो गया, ये सिक्रीट करेगा रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन, यानी 2 एन एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि 2 एन को एक साथ कर दोगे तब वो आपका हो जाएगा स्टोमिक का एंजाइम, प्रोटीन तोड़ने वाला वो भी एंजाइम है और प्रोटीन तोड़ने वाला ये भी एंजाइम है, क्लियर हो गया। तो किडनी का जेजी सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किडनी का जेजी सेल तब रेनिन निकालेगा जब एफरेंट आर्टियोल का ब्लड प्रेशर लो होगा, विस्कोसिटी हाई होगा, और उसका जो फ्लो ऑफ द ब्लड है वो स्लो होगा एफरेंट आर्टियोल में, तो जेजी सेल सिक्रीट करेगा रेनिन। तो आपसे पूछे ये रेनिन RE सिंगल एन आई एन वाला रेनिन आया कहां से, तो किडनी से आया। बनाया कौन है, तो जेजी सेल बनाया है। जेजी सेल है कहां, तो जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस में। अब ये रेनिन आगे क्या काम करेगा, अब ये रेनिन, ये जो रेनिन है ये एक्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन पे, एंजियोटेंसिनोजेन, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन पे एक्ट करेगा। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये जो एंजियोटेंसिनोजेन, तो मैं बोला था ना कि जेन कहीं भी लगेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, और ये एंजियोटेंसिनोजेन के विषय में आपको पढ़ा रखा हूं कि ये लीवर में बनता है, और लीवर में फॉर्म होकर के ब्लड में आ गया। अब जब ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन पे रेनिन एक्ट किया तो यहां से जेन हट गया और ये बन गया एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। और ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना है ये कन्वर्ट कर जाएगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में, लेकिन इसके लिए कन्वर्टिंग एंजाइम चाहिए जो कि लंग्स से आएगा। जो कहां से आएगा, लंग्स से आएगा। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड, टेंसिन सेकेंड, सेकेंड, और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो हो गया ये अब एक्टिव एंजाइम हो गया, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करेगा कन्वर्टिंग एंजाइम के मदद से, कन्वर्टिंग एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्यों, क्योंकि ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर। तो चूंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, चलिए लिख ही देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो आया होगा कहां से, तो लंग्स से, जो आया होगा लंग्स से, लंग्स प्रोड्यूस किया होगा इस एंजाइम को। तो रेनिन बनाया कौन, तो किडनी बनाया रेनिन, रेनिन एक्ट किया एंजियोटेंसिनोजेन को, तो एंजियोटेंसिनोजेन को बनाया कौन, लीवर, और वो एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट किया उसके लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो आया कहां से, लंग्स से, वो कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में। कोई डाउट है। अब ये आपका एक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिव। अब ये जो एक्टिव हो गया तो
तो ये आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ये एक्ट करेगा एक्ट ऑन पीसीटी। क्या हो गया? एक्ट ऑन किस पे? पीसीटी पे। ये पीसीटी पे एक्ट करेगा और पीसीटी पे एक्ट करके रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा किसका? तो Na प्लस एंड Cl माइनस का। और ये जब Na प्लस और Cl माइनस कहीं रीएब्जॉर्ब होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वाटर भी अपने आप आ जाएगा। NaCl का मतलब क्या? साल्ट। आप कहीं भी बारिश के मौसम में साल्ट का जो पैकेट है उसको खोल के रख दीजिए तो देखिएगा कि पानी अपने आप उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, पानी को खींचने की टेंडेंसी होती है उसकी टेंडेंसी होगी कि पानी को खींचे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो एक्ट ऑन कहाँ पे किया? तो पीसीटी पे, और उस पीसीटी से रीअब्जॉर्ब करवा दिया ब्लड में क्या? Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस जैसे ब्लड में आएगा तो वाटर भी साथ में खींच लेगा, वाटर भी क्या करेगा? खींच लेगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो गया कि ये Na प्लस एंड Cl माइनस जब रीअब्जॉर्ब हुआ तो वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो गया। इसका रिजल्ट हो गया कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यदि वाटर हो गया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड हो गया, तो रीअब्जॉर्प्शन जब वाटर का हो गया यानी ब्लड में जब वाटर आ गया तो जो विस्कोसिटी बढ़ी हुई थी तो वो वाटर आने से उस ब्लड में विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? कम। तो उसके फ्लो क्या हो जाएगा? फास्ट। और ब्लड में यदि वाटर आ जाएगा तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। यदि ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में आप या गुब्बारा ही पकड़ लीजिए, आप गुब्बारा में यदि हवा भरते जाइएगा तो गुब्बारा के वाल पे प्रेशर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ट्यूब में हवा भरते जाइएगा तो ट्यूब के ऊपर क्या होगा? प्रेशर वाल पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। उसी तरीके से ब्लड में आप क्या किए, जो ब्लड है वो वेसल में है, अब उसमें ज्यादा यदि वाटर डालते जाओगे तो वेसल में यदि वाटर बढ़ेगा तो वाल पे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, तो बोलेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए तो आप बोलते हो कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को साल्ट कम लेना चाहिए, इसलिए नमक कम लेना चाहिए, NaCl कम लेना चाहिए। नमक जो है वो NaCl है, तो NaCl इसलिए कम लेना चाहिए क्योंकि आप जो NaCl लोगे वो NaCl आ जाएगा ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल क्या करेगा कि वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर को ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल में वाटर को NaCl पकड़ के रखेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि उसके वाल पे क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। NaCl की टेंडेंसी वाटर को पकड़ के रखना, तो यदि NaCl वाटर को पकड़ के ब्लड वेसल में रख देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वाल पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। गुब्बारा में यदि ज्यादा हवा भरोगे तो गुब्बारा के वाल पे क्या होगा? प्रेशर ज्यादा लगेगा। ट्यूब में ज्यादा हवा भरोगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। उसी तरह से ब्लड वेसल में यदि ज्यादा वाटर भरोगे तो वो उसके वाल पे क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होने लगेगा। तो चूंकि ब्लड प्रेशर कम था, विस्कोसिटी ज्यादा था और फ्लो ऑफ ब्लड क्या था? स्लो था। इसी का रेमेडी कर दिया कौन? रेनिन क्या किया? एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करवा दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन सेकंड में, और वो पीसीटी के ऊपर एक्ट करके रीअब्जॉर्प्शन करा दिया Na प्लस और Cl माइनस का। और Na प्लस और Cl माइनस की टेंडेंसी है वाटर को पकड़ करके रखना, तो वो वाटर को क्या किया? खींचा और ब्लड वेसल में पकड़ करके रखा, जिसके कारण ब्लड वेसल पे प्रेशर बढ़ गया। जैसे हवा भरने से आपका गुब्बारा पे प्रेशर बढ़ता है, ट्यूब में प्रेशर बढ़ता है, उसी तरीके से ब्लड वेसल में यदि तुम वाटर को ज्यादा रीअब्जॉर्ब करवा दोगे तो ब्लड वेसल पे प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? उस तरीके से यहाँ पे ब्लड आपका क्या हो गया? तो रिजल्ट हो गया रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इस दोनों का मिलाकर के इंटीग्रेटेड रिजल्ट हुआ। ये रिजल्ट हो गया क्या? तो ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी जो हो गया ये डिक्रीजेस, और फ्लो ऑफ ब्लड ये फास्टर हो गया। फ्लो ऑफ ब्लड फास्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया, विस्कोसिटी डिक्रीज कर गया, एंड फ्लो ऑफ द ब्लड जो हो गया ये फास्टर हो गया। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो गया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये इसका जस्ट इसका अपोजिट हो गया। ये यहाँ है ब्लड प्रेशर लो, ये लो हो गया, या ब्लड प्रेशर लो तो यहाँ ब्लड प्रेशर हाई हो गया। यहाँ विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड हाई, यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड क्या हो गया? लो हो गया। ये हो गया, डिक्रीजेज हो गया। और यहाँ पे फ्लो ऑफ द ब्लड स्लो है तो यहाँ पे फ्लो ऑफ द ब्लड क्या है? फास्टर।
क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर। अब यही एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में चला जाता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ये एक्ट करेगा किस पे, तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे। और ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे ये एंजियोटेंसिन एक्ट किया एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे, और एक्ट करके ये निकाल देगा क्या, तो एल्डोस्टेरोन। क्लियर हो गया। और ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे, और वहां से सिक्रीट, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स है वो सिक्रीट कर दिया क्या, एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन तब तक सिक्रीट नहीं होगा जब तक एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट नहीं करे। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स, और वहां से सिक्रीट हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। और ये जो एल्डोस्टेरोन है, ये जो आपका एल्डोस्टेरोन है, ये एक्ट करेगा किस पे, तो डीसीटी पे। ये एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन डीसीटी, ये डीसीटी पे एक्ट करेगा, और डीसीटी से क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+NCl-, और इसके रीअब्जॉर्प्शन का रिजल्ट होगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दी वाटर, और ओवरऑल रिजल्ट निकलेगा फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस एंड फ्लो ऑफ दी जो ब्लड, ये आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस एंड फ्लो ऑफ दी ब्लड जो हो जाएगा ये फास्टर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये दिख रहा होगा, ये आपका क्लियर दिख रहा होगा। ब्लड थोड़ा सा तिरछा हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट हो गया ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस एंड ब्लड फ्लो क्या हो गया आपका इंक्रीजेस हो गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एकदम एक बार और लास्ट राउंड बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर सुनिएगा। सबसे पहले एफरेंट आर्टियोल में, ये जो एफरेंट आर्टियोल आपका है, उस एफरेंट आर्टियोल में देखिए ब्लड प्रेशर लो हो गया, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो है वो भी हाई हो गया, और फ्लो ऑफ दी ब्लड जो है वो स्लो हो गया। यदि कहीं पे विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो फ्लो क्या होगा, ऑलरेडी स्लो हो जाएगा। क्लियर। ये विस्कोसिटी बढ़ा क्यों होगा, तो ब्लड से वाटर की लॉस हुई होगी। ब्लड से वाटर, जैसे हम लोग चाशनी बनाते हैं तो शुरू में पानी और चीनी को मिक्स कर देते हैं, फिर उसको चढ़ाते हैं चूल्हे पे, तो जैसे जैसे वाटर वेपर बन के उड़ता जाता है तो चाशनी गहरा होता चला जाता है, विस्कोसिटी बढ़ता जाता है। इसका मतलब विस्कोसिटी कब बढ़ा, जब वहां से वाटर की लॉस हो गई। यदि वाटर को लॉस नहीं होने दे तो चाशनी कभी भी गहरा नहीं हो सकता। क्लियर। तो वही बात है कि आपका एफरेंट आर्टियोल से वाटर का लॉस हुआ, इसके कारण ब्लड प्रेशर घट गया, उसके कारण विस्कोसिटी बढ़ गया, और उसके कारण फ्लो ऑफ द ब्लड क्या हो गया, स्लो हो गया। मतलब एक ही चीज से ये तीनों स्टेप हो गया। यानी आपके बॉडी से वाटर का लॉस हुआ तो ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, ब्लड का विस्कोसिटी इंक्रीजेस एंड फ्लो ऑफ द ब्लड क्या हो गया, वो स्लो हो गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस कंडीशन को सेंस कर लिया, इस कंडीशन को सेंस कर लिया जेजी सेल। अब जेजी सेल रेमेडी करेगा इस प्रॉब्लम का, उपचार करेगा इस प्रॉब्लम का। तो वो रेमेडी कैसे करेगा, तो जेजी सेल कहां था, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस में, मैं पहले पढ़ा रखा हूं। तो जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस जो जेजीए एपरेटस है, जेजीए, तो इस जेजी, ये दिख रहा होगा, ये जो जेजीए एपरेटस है, तो इस जेजीए एपरेटस में जो जेजी सेल है वो जेजी सेल सिक्रेट करेगा रेनिन, सिंगल एन वाला, RE सिंगल NIN, ये सिंगल NIN यहीं पे डबल हो जाएगा तो स्टोमक का हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल N है तो ये आपका किसका हो गया, किडनी का। ये रेनिन एक्ट ऑन, ये एक्ट करेगा, एक्ट ऑन किस पे, तो एंजियोटेंसिनोजेन पे, और ये एंजियोटेंसिनोजेन में जेल लगा जो इनएक्टिव हो जाएगा, और ये बना होगा कहाँ, लीवर में, और आ गया ब्लड में। ये एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट कर गया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में, और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आया कहां से होगा, लंग्स से। फिर ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो दो जगह एक्ट कर रहा है, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड दो जगह एक्ट कर रहा है। एक एक्ट कर रहा है एक्ट ऑन पीसीटी, और दूसरा एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल ग्लैंड नहीं लिखे, सीधे एड्रिनल कॉर्टेक्स भी कर सकते हो, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कहां था, तो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स हो गया। तो
एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे जब एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट किया तो वहां से सीक्रेट करवा दिया कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन कहां पे, तो डीसीटी पे, और डीसीटी पे एक्ट किया, और ये एंजियोटेंसिन सेकंड पीसीटी पे एक्ट किया, दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म कर दिया, रीएब्जॉर्प्शन कर दिया किसका, Na+ का और Cl- का, और जहां भी NaCl होगा वो वाटर को अपने आप खींच लेगा। तो जब इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा तो इसका रिजल्ट होगा कि वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और यदि ब्लड वेसल में वाटर बढ़ेगा तो इसका मतलब होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा। और NaCl की टेंडेंसी है वाटर को पकड़ के रखना, जब तक वो वाटर को पकड़ के रखेगा प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, रिजल्ट हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, विस्कोसिटी घट गया, और फ्लो ऑफ द ब्लड जो हो गया ये फास्टर हो गया। ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में आपके पास में, और ये एल्डोस्टेरोन को बोलते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, यानी साल्ट को पकड़ के रखने वाला हार्मोन। साल्ट रिटेनिंग हार्मोन एल्डोस्टेरोन का नाम है, क्योंकि NaCl जो है ये साल्ट है और इसको पकड़ के ब्लड में रखता है, और ब्लड में जब तक NaCl रहेगा वाटर वहां पे रिटेन किया हुआ रहेगा, उसी वाटर रिटेनिंग के कारण ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो ये जो आपका एक कंबाइंड मैकेनिज्म चला, फीडबैक जब भी होगा तो फीडबैक कभी भी सिंगल नहीं होता है, एक कैस्केड में होता है। क्लियर हो गया, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा डिपेंड होकर के इस तरीके से एक फीडबैक बनता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए तीन चीज को आप अंडरलाइन कीजिए, एक हो गया रेनिन, एक हो गया एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन ही पकड़ लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड बाद में करेंगे, एंजियोटेंसिन, और एक हो गया एल्डोस्टेरोन, ब्लू से कर रहा हूं, एंजियोटेंसिन, और एक हो गया एल्डोस्टेरोन। तो तीन चीज मिलाइए, रेनिन का R ले लीजिए, एंजियोटेंसिन का A ले लीजिए, एल्डोस्टेरोन का A ले लीजिए, और S लगा दीजिए सिस्टम के लिए। तो ये हो गया रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मिल करके क्या किया, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, विस्कोसिटी को घटा दिया, और फ्लो ऑफ ब्लड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये कौन मैकेनिज्म किया, तो रास मैकेनिज्म। ये रास में R आया है रेनिन के लिए, A आया है एंजियोटेंसिन के लिए, एंजियोटेंसिन, और ये A आया है एल्डोस्टेरोन के लिए, एल्डोस्टेरोन, और ये S आया है सिस्टम के लिए। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो ये रास मैकेनिज्म की मदद से जो भी हमारा प्रॉब्लम हुआ था, ब्लड एफरेंट आर्टरी का ब्लड प्रेशर घटा हुआ, विस्कोसिटी बढ़ा हुआ, फ्लो ऑफ द ब्लड आपका स्लो था, इसको रेमेडी कर दिया गया, इसको उपचार कर दिया गया, इसको सही कर दिया।